सो हेलो क्लास 11 कॉमर्स के बच्चों, क्या हाल चाल है। तो ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। और लेक्चर 4 में जैसे हम कुछ कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जाने थे, कैपिटल क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, ये उसका ही पार्ट 2 है। और जैसा कि हम सारे बोर्ड्स का ध्यान रखते हैं, तो अगर कोई भी चीज किसी भी बोर्ड्स के लिए इररिलेवेंट होगी तो मैं उसको स्पेशली बता दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो जिसमें हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तो वो होगा हमारा डेटर के बारे में। पर इससे पहले मैं डेटर या क्रेडिटर के बारे में बात करना शुरू करूं, आप पहले ये समझ लो कि एक डेटर होता है, ठीक है, एक डेटर होता है और एक डेबिट भी होता है। अब आप इस दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। डेबिट ना, आप इसको एक सिंबल की तरह लो कि अकाउंटिंग आप जब भी पढ़ रहे हो तो इसमें मल्टीप्लाई भी होता है, डिवीजन भी होता है, सब प्लस भी होता है, एडिशन भी होता है, सब्सट्रैक्शन, सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये डेबिट हो या क्रेडिट हो, ये बस इस चीजों का एक पूरा का पूरा सिंबल्स की तरह, इससे ज्यादा इसका कोई वैल्यू नहीं है। बस अब इतना समझ के चलो। आप समझो कि डेटर क्या होता है। डेटर का मतलब ना सिंपली आप ये समझ लो कि कस्टमर, कैसे कस्टमर, जिनको आपने उधार दे रखा है। उधार क्या दिया होगा? ऑब्वियसली आपने माल दिया होगा, जो आप गुड्स सप्लाई करते हो वो सप्लाई किया होगा आपने। तो जब आप किसी कस्टमर को उधार में माल सप्लाई करते हो उसको आप डेटर कहते हो। वही सेम चीज, अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस, टू द बिजनेस मतलब आपके बिजनेस से पैसे, मतलब आपके बिजनेस उस पर्सन से अगर पैसे पाते हैं तो उसको आप क्या कहोगे? डेटर, यानी कि कस्टमर। हैज परचेज्ड गुड ऑन क्रेडिट, जो आपसे परचेज किया होता है गुड्स, लेकिन किसमें? क्रेडिट में, उधार में। अब क्रेडिटर किसको कहेंगे? अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी सप्लाइज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब ऐसे सप्लायर जिनसे आपने माल उधार रखा है। डेटर किसको कहोगे आप? कस्टमर जिन्होंने आपसे उधार माल लिया है। क्रेडिटर किसको कहोगे? जिनसे आपने माल उधार में लिया है। बस यही डिफरेंस है बेसिक सा, और ऐसा कुछ स्पेसिफिकली है नहीं। अब इसका एक मेमोरी ट्रिक समझ लो कि अगर डेटर है तो समझ लो कि जो आपको पैसे देने वाले हैं लेकिन फ्यूचर टर्म्स में। क्रेडिटर है तो जिनको आप पैसे देने वाले हो फ्यूचर टर्म्स में। बस यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब एक चीज देखो, डेटर जो होता है ना वो आपके लिए एसेट्स होता है। अच्छा, एसेट्स क्यों होता है डेटर? क्योंकि सिंपल सी बात है, डेटर आपको फ्यूचर टर्म्स में बेनिफिट देगा। और अभी लेक्चर 4 में, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या जाना था कि हम लोग एसेट्स किसको कहते हैं? वो सारी चीजें जो आपको फ्यूचर टर्म्स में एक अनसर्टेन या फिर एक सर्टेन बेनिफिट्स दे, उसको आप लोग क्या कहोगे? एसेट्स। तो एसेट्स के कैटेगरी में डेटर भी एसेट्स आता है। सेम चीज क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी क्यों? लायबिलिटी क्यों? क्योंकि आप लायबल हो ना पे करने के लिए। किस लिए आप क्यों लायबल होगे? अरे ऑब्वियसली आपने माल उधार ले रखा है तो आप लायबल हो उनको पे करने के लिए। यू ओज मनी टू हिम, है ना। तो अब इसी वजह से ये क्रेडिटर्स जो होता है, सॉरी हाँ, क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लायबिलिटी होता है। एक सेकंड। हाँ, तो क्रेडिटर्स हमेशा लायबिलिटी होता है। डेटर क्रेडिटर के बारे में पता चल गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानो, बताओ क्या है कर रहा हूं मैं। अरे ये तो मैंने ड्राइंग किया। तो ड्राइंग इसको नहीं कहते, अकाउंटिंग के टर्म में ड्राइंग कहते हैं जब मैंने अपने बिजनेस से, किसके बिजनेस से? अपने बिजनेस से खुद के पर्सनल यूज के लिए अगर मैंने कुछ पैसे निकाले हैं, वो कहलाता है ड्राइंग। ये वाला नहीं। ड्राइंग अकाउंटिंग टर्म में किसको कहोगे? वो जो कि मैं खुद के लिए, खुद के पर्सनल यूज के लिए, खुद के ही बिजनेस से जब मैं पैसे निकाल रहा हूं, वो कहलाएगा ड्राइंग। देखो यहाँ पे ड्राइंग्स का डेफिनेशन दिया हो, अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स। हो सकता है कैश निकालो आप, या हो सकता है कि पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स खरीद निकाल लो। अगर विड्रॉ किया जाता है बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, और इट रिड्यूस द कैपिटल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप पैसे निकाल रहे हो या कोई भी एसेट्स निकाल रहे हो, गुड्स निकाल रहे हो, तो ये आपके कैपिटल को कम करेगा, ठीक है। इसी को ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है इसके कारण। और कैन भी कैश हो सकता है और गुड्स भी हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जा सकता है। अगर आप पार्टनरशिप पढ़ोगे, अगर आप 12th में, ऑब्वियसली पढ़ना ही है, तो 12th में जब आप पढ़ोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगता है। अगर पार्टनरशिप हो तो जनरली पार्टनरशिप में लगता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में यानी जो सिंगल ओनर होते हैं उस पर नहीं लगता है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स था। अब इसका जर्नल एंट्री क्या पास होता है? देखो जर्नल एंट्री तो बेसिक होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, लेकिन अभी तक मैं जर्नल एंट्री शुरू नहीं किया हूं, बस मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश लिया गया है तो, या फिर अगर गुड्स लेके जा रहा है तो टू परचेजेस आप कर सकते हो, डायरेक्ट आपने परचेज से कनेक्ट कर लिया। और ये जो ड्राइंग्स होता है ये एट दी एंड कैपिटल में से रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, जब आप धीरे धीरे बनाओगे तो वहां पे जब हम लोग पहुंचेंगे जर्नल एंट्रीज के कैटेगरी में तो आपको उस टाइम ज्यादा बेटर क्लैरिटी होगी, ठीक है। अब आ जाओ स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में किसको क्या पता है? कोई जानता है? कोई जानेगा? ऑब्वियसली जानेगा ना। आप लोगों में से कोई नहीं, किसी ना किसी तो ऐसा कोई ना कोई होगा जिनका खुद का शॉप होगा, या शॉप से बहुत अच्छा लिंक होगा, या किसी के फैमिली में कोई शॉप होगा। तो उसमें ऑब्वियसली जो माल पड़ा हुआ है, जो माल आप सेल करने के लिए रखते हो,
जो स्टॉक में है वही उसी को तो स्टॉक कहोगे। गुड्स हेल्ड बाय अ बिजनेस फॉर अ पर्पस ऑफ रीसेल, कौन से गुड्स, जिसको आप रीसेल करने के लिए खरीदे हो, ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री वैल्यू एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। देखो हम लोग ना प्रूडेंस फॉलो करते हैं, प्रूडेंस क्या होता है नहीं होता, बस इतना मत समझो, बस इतना समझो कि हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमने जितने में माल खरीदा वर्सेस अगर हम जितने में उस माल को बेच सकते हैं या मार्केट प्राइस क्या है उस माल का, दोनों में से जो सबसे लोअर होगा उसमें हम लोग अपना स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं कि मेरे पास कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। अब इसका ना दो मेन कैटेगरी होता है, एक होता है कि ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, साल के स्टार्ट में आपके पास कितने स्टॉक थे वो। अब ऐसा थोड़ी है कि आप साल के अंत में सारा माल बेच दोगे, कुछ तो बचा रह सकता है ना, तो अब जो बचा हुआ रहेगा वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, अगर आप लोग को नहीं पता तो पता चल जाएगा, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च में खत्म होता है। हाँ थोड़ा वियर्ड लग सकता है आप लोगों को, बट धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक किसको कहेंगे, स्टॉक रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब ऐसे स्टॉक जो कि आपके अकाउंटिंग ईयर के एंड में भी बचे हुए हैं, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। और वैल्यू कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, वही चीज पे आप कैलकुलेट करते हो। अच्छा हाँ, अगेन इन सब का ऑडियो रिवीजन भी आपको मिल जाएगा चैनल डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है हाँ, तो ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, बट फिर भी मैं इसको स्पेसिफिकली अकाउंटिंग के टर्म में बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। अगर आपके जितने भी एक्सपेंसेस है, आपने जो खर्चे किए उसके ऊपर अगर आपका कोई रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब आपका जो सेल्स है, आपका जो टोटल इनकम आप कह सकते हो वो है, उसमें जब आप खर्चे माइनस करते हो तो जो एक्चुअल बचता है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। और अगर एक्सपेंसेस यानी खर्चे ज्यादा हो गए और आपका उतना सेल ही नहीं हुआ, तो जब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं सेल कम रहता है, तो ये कहलाता है लॉस, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। लेकिन इनका ना दो कैटेगरी होता है, प्रॉफिट का भी दो कैटेगरी होता है और लॉसेस का भी दो कैटेगरी होता है। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और एक होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ये दो कैटेगरी होता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, अब ये समझो। ग्रॉस प्रॉफिट में ना सिंपली प्रोडक्शन, या फिर आप माल प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो, या फिर आपने जो माल खरीद के लाया उस पे से जो आप खर्चे होते हैं उसको अगर आप माइनस करोगे तब जाके जो प्रॉफिट आता है वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे, सपोज आपका जो टोटल सेल्स हुआ था वो था टोटल 10 लाख रुपए का। कितने का सेल्स किया आपने, ऑब्वियसली 10 लाख का। अब 10 लाख में ना आपने माल खरीद के भी तो लाया होगा या फिर आपने माल बनाया होगा, तो उस माल को बनाने में या खरीद के लाने में आपका खर्च चला गया 6 लाख रुपए का। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, अरे मेरा 4 लाख का प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल नहीं। ये जो आ रहा है इक्वल टू 4 लाख, ये कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन इसमें से भी कुछ कुछ चीजें और माइनस हो सकती है। सपोज अगर मैं वहां से गुड्स को लेकर आ रहा हूं तो उसमें मुझे कुछ क्या कहते हैं कैरेज देना पड़ा, भाड़ा देना पड़ा, मुझे जहां पे मैं रख रहा हूं उस पर कुछ रेंट देना पड़ा, मतलब जो भी चीजें प्रोडक्शन या फिर आने कॉस्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो यहाँ पे आता है। अच्छा ठीक है, क्या इसके बाद और कोई खर्चे होती है, ऑब्वियसली होती है। अब अगर आपका सपोज एक अम्ब्रेला का या फिर एक बहुत बड़ा बैग का कोई शोरूम है, अब उस बैग का शोरूम है, आप प्रोडक्शन भी करते हो, तो प्रोडक्शन के लिए जो आपने खर्चा किया और उसको जब माइनस किया तो वो कहलाया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो 4 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट था, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने जो शोरूम है, शोरूम का जो रेंट है, बहुत सारी चीजें है, वो सारी चीजों को भी जब आप माइनस करोगे, सपोज 1 लाख का जो आपने माइनस किया, तो ये कहलाएगा 3 लाख रुपए, ये हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। यही होता है, नेट प्रॉफिट ही एक्चुअल प्रॉफिट होता है। सिमिलरली इसका उल्टा अगर लॉस होता है तो नेट ग्रॉस लॉस या नेट लॉस होता है। बस इसमें ऐसा और कुछ अलग नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस क्या होता है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। क्यों, क्योंकि आप वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, है ना, रुको, आप वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, आप वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। तो जब ये सारी चीजें बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा आपको और पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको बेटर क्लैरिटी होगी। बस मैं आपको आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उसको जब आप माइनस करते हो तो वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। और सिमिलरली अगर आप जो सेल्स से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं अगर आप उसको माइनस करते हो तो वो कहलाता है नेट प्रॉफिट। सिमिलरली पढ़ लेते एक बार, प्रॉफिट फ्रॉम द कोर ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं बिफोर डिडक्टिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, जितना आपने टोटल सेल्स किया माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने में आपने माल खरीद के लाया, माल आपने कितने में खरीद कर आया उसको जब माइनस करोगे किसमें से, सेल्स में से, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब नेट प्रॉफिट किसको कहेंगे,
फाइनल प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके सेल्स करने के लिए, जैसे कि आपने एडवर्टीजमेंट करवाया, आपने रेंट दिया, सैलरीज दिया, ये सारी चीजें जब आप माइनस करोगे तो हो जाएगा। किसमें से माइनस करोगे? जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये वाला, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, इसको इस फॉर्मूले के बाद उसमें से अब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सिमिलरली इसका ठीक उल्टा है, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाता है तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा, और एक्सपेंसेस उसके बाद भी ज्यादा हो रहा है तो नेट लॉस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो गुड्स क्या होता है, परचेजेस क्या होता है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न्स क्या होता है, सारी चीजें बताएंगे। ठीक है। ये टर्म्स ट्रेडिंग बिजनेसेस के लिए, गुड्स मतलब ऐसी चीज है जिसको आप ट्रेड करते हो। सपोज अगर आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी क्या होता है? आपने ये पेन लिया, आप इरेजर रखते हो, ये पेन रखते हो, पेंसिल रखते हो, ये सारी चीजें आप रखते हो। आपने एक बार में बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर दिया, एक बहुत बड़ा कार्टून था, उसमें आपने 10,000 पेन्स का ऑर्डर दिया। क्या लगता है आप वो पेन क्या करोगे? ऑब्वियसली बेचोगे। तो ये जो माल आपने खरीदा, आप किस पर्पस के लिए खरीदे? आपने इसको बेचने के लिए खरीदा है ना। तो ये जो चीज आपने किया, इसी को आप कहोगे गुड्स। लेकिन आपका जो स्टेशनरी शॉप था उसमें आपने एक बड़ा सा एसी लगा रखा है ताकि आपको गर्मियों में दिक्कत ना हो, क्या वो गुड्स है? बिल्कुल नहीं। वो तो आपका, आप रीसेल के लिए नहीं रखे हो, वो आपका एसेट्स है, यानी मशीनरी है। ठीक है। तो वो गुड्स नहीं कहलाता है। परचेजेस किसको कहेंगे? देखो गुड्स का कैटेगरी में क्या है? आइटम इन विच बिजनेस ट्रेड्स बॉट एंड सोल्ड एज मेन एक्टिविटी। ये मेन एक्टिविटी के अंदर होता है। ओनली ट्रेडिंग आइटम्स गुड फिक्स्ड एसेट्स बॉट आर नॉट गुड्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जैसे आपने जो एसी खरीदा तो वो फिक्स्ड एसेट्स था, वो गुड्स की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आएगा। परचेजेस किसको कहेंगे? गुड्स बॉट फॉर रीसेल्स कैन बी कैश और क्रेडिट। मतलब अब देखो परचेजेस का ना ऐसा कुछ अलग सिस्टम नहीं होता, बट जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो तो गुड्स को ना गुड्स ना लिख के आप परचेज या परचेजेस करके लिखते हो। बाकी ऐसा कुछ फर्क नहीं है, परचेजेस का मतलब ही गुड्स परचेज होता है। ठीक है। बाइंग अ मशीनरी इज नॉट परचेज, इट इज अ फिक्स्ड एसेट। वही सेम चीज, गुड्स ही परचेज होता है तो फिक्स्ड एसेट तो परचेजेस कहलाएगा ही नहीं। फिक्स्ड एसेट्स को आप फिक्स्ड एसेट्स या फिर एसेट्स करके, या फिर आप एसी लिख सकते हो, फैन लिख सकते हो, टेबल लिख सकते हो, ये लिखते हो। सेल्स किसको कहोगे? जब आप गुड्स बेचते हो कस्टमर को, या फिर क्रेडिट हो या फिर कैश में किसी में भी बेच रहे हो तो वो सेल्स कहलाएगा। अगर आपने ओल्ड मशीनरी यानी फिक्स्ड एसेट्स बेचा तो ये सेल्स वापस से नहीं कहा जाएगा, वो कहलाएगा डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। क्या कहलाएगा? डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न, आपने कोई माल परचेज किया, अब आप उसको रिटर्न कर रहे हो। कैसे? क्यों? आपने अपने सप्लायर से आपने 10 लाख का माल खरीदा और उसमें से कुछ ऐसा माल था जो बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, वो जल्दी बिक नहीं रहा। आपने बोला कि अरे सप्लायर भाई इसको ले जाओ, तो आपने ये जो काम किया तो ये कहलाता है परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न बैक टू द सप्लायर। रिड्यूस परचेजेस आल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न किसको कहेंगे? ठीक इसका उल्टा, अगर आपने किसी कस्टमर को माल बेचा और उसको कुछ खराब नहीं लगा तो वो आपको जब गुड्स रिटर्न करता है तो वो सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर टू अस रिड्यूस सेल्स एंड आल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। ठीक है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड जब आप बनाओगे धीरे धीरे सब समझ जाओगे। अब एक चीज देखो, ये क्या है? रमेश क्लॉथ। अच्छा, ये वही बेसिक सा चीज है कि ठीक है क्या मिस्टेक होता है। जैसे कि रमेश अगर क्लॉथ का मर्चेंट है, वो कंप्यूटर खरीद रहा है ऑफिस यूज के लिए, तो उसको आप लोग गुड्स नहीं खरीदो कहोगे। जैसे मैंने एसी का एग्जांपल लिया, वही सेम एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। अब आ जाओ मेन और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्या चीज है ये है ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? सपोज आप गए सप्लायर से माल खरीदने के लिए। ठीक है। आपने जब माल खरीदने के लिए गया, आपको बोला गया कि मैं ना 12 रुपए पर पीस के हिसाब से पेन आपको दे दूंगा। 20 रुपए में बिकता है, मैं आपको 12 रुपए में दे दूंगा। अब एक बात बताओ, ये जो आपको 8 रुपए का जो डिस्काउंट मिला, ये क्या है? ये ऑब्वियसली डिस्काउंट है, लेकिन ये किस कैटेगरी का डिस्काउंट है? ये आएगा ट्रेड का डिस्काउंट। अच्छा एक बात बताओ, आप जब भी कोई आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है या फिर आप जब माल खरीद के लाते हो, क्या आप ऐसा करोगे कि मैं 8 रुपए डिस्काउंट में लिखूं? नहीं। सिंपली इसी वजह से ना यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट के कैटेगरी में क्या होता है, कहाँ गया? हाँ देखो, ट्रेड डिस्काउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्यों पता है? नोट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब आपको जब ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा ना तो आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया है। अब आप क्या करोगे, ये जो 12 रुपया पे जो आपको मिला है ना, बस आप इसको रिकॉर्ड करोगे, ये डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करोगे, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट के कैटेगरी में। लेकिन अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? अब कैश डिस्काउंट क्या हुआ, अब आपने कितना खरीदा था? 12 पीस 12 रुपए के हिसाब से पेन खरीदा। कितना पेन खरीदा आपने? सपोज 10,000 पेन खरीद लिया। ठीक है। 10,000 पेन खरीद लिया तो आपका कितना हो गया? 1,20,000 का।
1,20,000 का आपने टोटल पेन खरीदा। अब एक बात बताओ, 1,20,000 का आपने पेन खरीदा, अब कस्टमर सॉरी सप्लायर आपको क्या बोलता है कि आप ना 1,20,000 का पेन खरीदो, आई एम वेरी हैप्पी टू नो, आप एक काम करो, आप पूरा का पूरा पेमेंट करो, मैं आपसे सिर्फ 1,00,000 रुपए लूंगा। अब आपको अगेन 20,000 का डिस्काउंट मिला है। क्या लगता है कि आपको ये हर बार मिलेगा या फिर ये बहुत ज्यादा बेसिक है? नहीं, ये तो कस्टमर में, ये तो जनरली होता नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट या फिर एक अलग टाइप का डिस्काउंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट, और इसी वजह से इसको ना हम लोग डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड के कैटेगरी में लिखते हैं। वाइस वर्सा, अगर आप सप्लायर से माल ले रहे हो तो ये चीजें हो रही है तो वो कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, और अगर आप किसी को माल बेच रहे हो तो वो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कहलाएगा। अगेन वापस से मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट किसको कहोगे? जब आप माल खरीदने गए तो आपको गुड्स का जो प्राइस था उसमें से कुछ अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट, और इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखोगे। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आता है। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब आप कैश का पेमेंट करते हो और उसके बाद अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है तो वो कहलाता है कैश डिस्काउंट, और उसको आप स्पेसिफिकली डिस्काउंट रिसीव करके आप लिखते हो। अगर आपने किसी कस्टमर को दिया तो वो भी सेम चीज कहलाएगा। क्या चीज? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो तो भी, ठीक है, सेम वही सारे रूल्स इसमें भी अप्लाई होते हैं। अब एक सिचुएशंस देखो, अब सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है। जैसे सुरेश ने रमेश से 10,000 का माल उधार में खरीदा। उधार है, उधार होने का मतलब है कि इसमें क्रेडिटर आएगा। उधार मतलब किससे? जिसको आपको पैसे देना बाकी है। तो किसको देना है? सुरेश ने रमेश से माल खरीदा है, तो सप्लायर कौन है? रमेश, तो रमेश क्रेडिटर है, ठीक है, रमेश क्रेडिटर। अब सुरेश क्या है? सुरेश डेटर है, लेकिन सुरेश डेटर किसके लिए? ऑब्वियसली रमेश के लिए है ना, तो सुरेश हो गया डेटर। रमेश ने अपनी दुकान से 2,000 का कैश पर्सनल काम के लिए निकाला। पर्सनल काम के लिए जो पैसे निकालते हैं तो उसके लिए मैंने क्या बताया था? ये क्या है? ये क्या है? ये ड्राइंग है, ये फूल नहीं है। बहुत खराब ड्रॉ है मेरा, पता है मेरे को, पर ये फूल नहीं है, ये फ्लावर नहीं है, ये ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग किसको कहोगे? जब आप पर्सनल यूज के लिए आप अपने बिजनेस से पैसे निकालते हो तो ये कहलाएगा ड्राइंग्स। रमेश जो कि क्लॉथ मर्चेंट था, एक नया कंप्यूटर खरीदा, 40,000 में खरीदा। अब एक बात बताओ, क्या ये फिक्स्ड एसेट्स है या फिर गुड्स है? ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट्स है। कौन सा? ये कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन अगर कपड़ा खरीदा होता तो ऑब्वियसली गुड्स कहलाता। तो फिक्स्ड एसेट्स, और ये नॉट परचेजेस, मतलब परचेज की कैटेगरी में नहीं जाएगा। कंप्यूटर इज नॉट गुड्स फॉर क्लॉथ मर्चेंट। क्लॉथ मर्चेंट, कपड़े के दुकानदार के लिए कंप्यूटर गुड्स नहीं है, लेकिन अगर कोई कंप्यूटर का दुकान रहे तो उसके लिए अगर कंप्यूटर खरीदेगा तो वो गुड्स कहलाएगा, ठीक है। सप्लायर ने लिस्ट प्राइस 5,000 पे 10% छूट दिया एट अ टाइम ऑफ परचेज। क्या लग रहा है कि आप जब माल खरीदने जा रहे हो आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है? ऑब्वियसली ट्रेड डिस्काउंट है, और ये आप नहीं रिकॉर्ड करोगे, ओनली 4,500 रिकॉर्ड करोगे। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी बुक नहीं होता है, ठीक है। डेटर ने 7 दिन में पेमेंट किया और 2% का उसको छूट मिल गया। पेमेंट करते वक्त डिस्काउंट मिला है, कहाँ जाएगा ये? ऑब्वियसली कैश डिस्काउंट में, और इसको आप रिकॉर्ड करोगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और डेबिट करोगे पीएनएल में, ठीक है, वो सारी चीजें हैं पीएनएल में आएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, वेरी गुड। पर ये सारी चीजें जितनी भी है ये आपको लास्ट में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको ज्यादा रेलेवेंस होगा और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। लास्ट है, साल के एंड में 50 पीस क्लॉथ अनसोल्ड पड़े हैं। 50 पीस क्लॉथ अनसोल्ड पड़े हैं। जब आप माल आप जब बेचना शुरू करते हो, बिजनेस शुरू करते हो, उसके स्टार्टिंग में जो आपके पास स्टॉक बचे रहते हैं वो क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक। अब जो माल लास्ट में बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा? ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूड एट कॉस्ट एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट में क्या उसका वैल्यू है वो, या फिर आपने जो खरीदा, दोनों में से जो कॉस्ट है, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी कम है उस पर आप रिकॉर्ड करोगे। बस यही था। अब लेक्चर 6 में जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें क्या पढ़ोगे आप? देखो, लेक्चर 6 में आप 2 पार्ट्स हो गए। पहला एसेट्स और लायबिलिटी जो आपने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे ना इक्वेशंस की बात होगी कि क्या इक्वेशंस होता है, प्लस माइनस, थोड़ा बहुत इसी टाइप का कुछ चीजें होगी जो कि आपको लेक्चर 6 में मिलेगा। वो थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो पसंद आई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कॉमर्स बडी चैनल को। आई एम साइनिंग ऑफ।